हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलते हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देते हैं उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे बेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरों को शेयर भी करना मत भूलना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमने लिया है बेटा, वो वेव इक्वेशन का सलूशन लिया है। वेव इक्वेशन का वन डायमेंशनल सलूशन लिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और ये टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लोगे तो इसी के आधार पे हम लोग हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन का भी सलूशन करेंगे, जो सेम पैटर्न फॉलो करता है। तो वन डायमेंशन वेव इक्वेशन का सलूशन हम लोग इसमें करेंगे, और केवल मैं एक ही क्वेश्चन ऐसा बताया है, एक ही क्वेश्चन से या आप वेव इक्वेशन के लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारा वीडियो स्किप ना करिएगा, और जो मैं यहाँ पे शब्द बोल रहा हूँ उन शब्दों को समझने का प्रयास करिएगा, और हमारी इस मैजिक ट्रिक से आप सारे वेव इक्वेशन के क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। वन बाय वन मैं स्टेप्स बताऊंगा और पूरी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जहां पे आपको समझ में ना आए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। वेव इक्वेशन, लेट u इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई जेड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन हमारी वेव इक्वेशन का क्या फार्मूला होता है बेटा, ये हमने पहले अपने वीडियो में आपको याद करने की ट्रिक बता चुका हूँ। डेल टू यू बाय डेल एक्स टू इक्वल टू वन बाय सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे केवल एक्स है तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। जब यहाँ पे वाई का भी डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव शामिल हो जाएगा तो ये टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन हो जाएगी। और जब जेड का भी डेरिवेटिव यहाँ पे शामिल हो जाएगा तो डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई टू प्लस डेल टू यू बाय डेल जेड टू इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखिए सेम है, वन बाय सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर। तो ये हमारी थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन हो जाएगी। आज हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे u क्या है बेटा, u हमको डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं या सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन भी इसको कहते हैं। तो ये बेटा लर्न करना है आपको ये, ठीक है। तो इसको लर्न करो। देखो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है कि जो चीज़ आपको याद करना है, बेसिक चीज़ है, उसको मैंने लर्न या इंपॉर्टेंट ऐसे रिजल्ट लिख दिया है। आप हेयर वी सॉल्व वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। बेटा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का जो मेरा पहला वीडियो था उसको मैंने, आप देख सकते हैं कैसे उसमें हमने ये मेथड लगाते हैं। तो उसी मेथड से हम लोग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, और एक चीज़, जब ये सॉल्व करेंगे सोल्यूशन आ जाएगा तो हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस बेटा आप याद कर लीजिए, दो सेट में कंडीशंस होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। हेयर वी यूजिंग द कंडीशन इन टू सेट, टू सेट्स में कंडीशन होती है। पहला जो सेट होता है उसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, और जो दूसरा सेट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। तो दो सेट में ये चार कंडीशंस बनती हैं। इनको आप पहले से ही याद कर लीजिए, कोई भी वेव इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए तो ये चार कंडीशन उसमें जरूर रहती हैं, ठीक है। चलो, तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, व्हेन u इक्वल टू जीरो, व्हेन x इक्वल टू जीरो, और व्हेन x इक्वल टू l, जब स्प्रिंग की लंबाई या स्ट्रिंग की लंबाई l हो तब उसको u की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जीरो होगी, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये जो आपके पॉइंट लिखे ये तो मैंने बहुत सिंपल लिखे, लेकिन बुक्स में कहीं कहीं बुक्स में इसको थोड़ा सा कठिन बना देते हैं, और लिखने का उन्होंने तरीका क्या रखा जरा इसको समझ लो। बेटा जो ये ऊपर वाली लाइन है इसको उन्होंने uxt, तो हमारा बेटा सोल्यूशन होता है, देखिए uxt सोल्यूशन होता है, तो इसको उन्होंने ऐसे लिखा है, u x की वैल्यू जीरो है तो u जीरो t और इक्वल टू जीरो। बेटा ये कंडीशन उन्होंने लिखी हुई है, कई सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है u जीरो कामा टी इक्वल टू जीरो, और बच्चे इसी में भ्रम में हो जाते हैं कि तो बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू है इसका मीन्स है x इक्वल टू जीरो देन u इक्वल टू जीरो, ठीक। और जो सेकंड वाली कंडीशन है उसको भी बेटा क्या लिख सकते हो हम लोग, देखो इसको लिख सकते हैं u l कॉमा टी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे x की वैल्यू l है तो l कॉमा टी इक्वल टू जीरो।
तो इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं इस कंडीशन को, लेकिन ये सबसे सिंपल कंडीशन लिखने का है तो मैंने इस सबसे सिंपल वे में इसको लिखा हुआ है। कौन सी दो कंडीशंस हैं? x इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू l देन u इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बुक्स में। तो अगर ऐसे बुक्स में लिखा है तो आप उसको यहां से तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। इनिशियल कंडीशंस पे आ जाइए बेटा। इनिशियल कंडीशंस में क्या होता है? डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। कब? व्हेन t इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको भी उन्होंने क्या कहा है बुक्स में? ऐसे लिखा है डेल यू बाय डेल टी, और ये ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख दिया नीचे t इक्वल टू 0 सफिक्स में इक्वल टू 0। तो ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है इसको बुक्स में कई जगह ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको भी बेटा ध्यान देना। सेम चीज है, डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या लिखा है बेटा? u की वैल्यू fx है, u इक्वल टू फंक्शन fx व्हेन t इक्वल टू 0। तो ये चार कंडीशंस बेटा याद कर लीजिए आप। ठीक है, और ये x इक्वल एल का मीन्स क्या है? स्प्रिंग की लंबाई एल लेंथ की ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक ही क्वेश्चंस में आप वेव इक्वेशन के पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। कभी कभी तो ऐसे सीधे लिख के आ जाता है, आपको वेव इक्वेशन का फार्मूला भी नहीं बताया जाता है, आप ही को लिखना है फार्मूला और सॉल्व भी करना है। तो फाइंड द सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो मैंने और करके लिखा हुआ है, सॉल्व डेल टू यू बाय डेल एक्स टू इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। कभी सेकंड क्वेश्चन ऐसे भी, ये भी देखो वेव इक्वेशन है, इसको भी हमको सॉल्व करना है, कंडीशंस लगाना है, और किस मेथड से? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो बेटा ये कहें चाहे ना कहें, आपको मेथड तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाना ही है। ओके, तो ये भी सेम क्वेश्चंस हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखिए बड़ा सा है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका भी आंसर देंगे, जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी आंसर है बेटा, कोई अंतर नहीं है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लिखा है ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स एल अपार्ट। स्ट्रिंग दिया गया है, इसका मतलब वेव इक्वेशन है, और उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी? यल है, मीन्स x इक्वल टू 0 लेंगे और x इक्वल टू एल लेंगे, ये कंडीशंस में आ जाएगा। मोशन स्टार्टेड हो गया बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ, ये वेव इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, y इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाय एल। अब इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, दे देने दो। फ्रॉम विच इट इज रिलीज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 दिया है, सो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी point at a distance x from one in that time t is given by this। बेटा ये प्रूव करना है yxt। अब yxt दिया गया है और हम तो uxt में काम कर रहे हैं, तो बेटा yxt पूछे तब भी मीन्स आपको क्या निकालना है? uxt निकालना है। ठीक है, तो हम लोग uxt ही निकालेंगे, और uxt का मतलब क्या है? केवल हम u भी लिख सकते हैं, जब जरूरत होगी तो xt बाहर आ जाएगा, और नहीं जरूरत होगी तो सिंपल सा u लिखेंगे। तो हमको u की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है? a साइन पाई एक्स बाय एल कॉस पाई सी टी बाय एल। बेटा ये प्रूव करेंगे। तो जो वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है वही सेम इसका भी सोल्यूशन है। अभी देखो इसको कराते हैं तो देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, सेम वही है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम लिखना है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट हाउ द वेव इक्वेशन सी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर। अब वेव इक्वेशन देखो थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो बदल देने दो, लेकिन हम लोग जो वेव इक्वेशन लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे? डेल टू यू बाय डेल एक्स टू इक्वल टू, ये सी इधर आ जाएगा, सी स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर, हम लोग वही लिखेंगे, इनको लिखने दीजिए। कैन बी सॉल्व बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, हाँ इसी से तो सॉल्व करेंगे ही। इफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग स्टेट बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l आर गिवन बाय, अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दी गई? y मीन्स u, y दिखे आपको मतलब u है, u की वैल्यू fx है। ठीक, एक ये कंडीशन दी गई है, और डेरिवेटिव पे क्या कंडीशन दी गई है? डेल वाई बाय डेल टी इक्वल टू जी एक्स। अभी मैंने आपको कंडीशन, इनिशियल कंडीशन याद कराई थी कि u इक्वल टू एफ एक्स है और डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू 0 ले रहे थे, तो वो बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे वो 0 न लेके यहाँ पे एक फंक्शन जी एक्स ले लिया गया है, तो कोई बात नहीं, 0 नहीं रखेंगे, जी एक्स रख देंगे। डिटरमाइन द कांस्टेंट इन द सीरीज सोल्यूशन। अब कह रहे हैं कि कांस्टेंट डिटरमाइन करो, तो बेटा पूरा इन सभी क्वेश्चंस में
पूरा का पूरा वेव इक्वेशन का वन डायमेंशन का सलूशन आपको लिखना है। और वन डायमेंशन कैसे पता चला? केवल एक्स वेरिएबल है बेटा, ठीक है, केवल एक्स वेरिएबल है। टाइम हमारा वन डायमेंशन में भी रहता है, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन भी रहता है, तो केवल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, तो वन डायमेंशन है। अगर एक्स वाई होता तो टू होता, एक्स वाई जेड होता तो थ्री डायमेंशन होता। और हम लोग वाई न लेके, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, हम लोग वाई न लेके हमेशा यू में क्वेश्चंस करेंगे। यू एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई जेड आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन सभी प्रश्नों का, इन सभी क्वेश्चंस का, चार बेटा क्वेश्चंस हैं आपके, देख लीजिए बेटा, ये चार क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस का केवल सेम वही सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। तो हमारी मैजिक ट्रिक देखिए, देखिए चार क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं और बदल बदल के एग्जाम में आते हैं। इनका चारों का केवल एक ही सोल्यूशन है और वो है सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। वो हम लोग करने जा रहे हैं। लिखा है सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन बाय फार्मूला ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का बेटा फार्मूला लिखो, फटाफट लिखते चले जाओ हमारे साथ में। डेल टू यू बाय डेल एक्स टू इक्वल टू वन बाय सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर। इक्वेशन वन मान लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बताया जाए तो ठीक है, नहीं बताया जाए तो ठीक है। तो बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लेट अवर सोल्यूशन इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आपको अगर मेथड आपको नहीं पता है तो प्लीज हमारा जो सेकंड वीडियो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको आप एक बार देख लीजिए, एक क्वेश्चन उससे समझ लीजिए, फिर इसको समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट अवर सोल्यूशन इज u इक्वल टू एक्स टी मान लिया हमने, सोल्यूशन इक्वेशन टू मान लिया। x क्या है बेटा? x इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली और t इज ए फंक्शन ऑफ t ओनली। अब चूंकि u हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, तो ये हमारा u सोल्यूशन जो है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो u इक्वल टू जो एक्स टी है ये उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो डेल टू यू बाय एक्स टी और यहाँ भी u की जगह एक्स टी आ जाएगा। तो देखिए हमारी क्या इक्वेशन आ गई। सो दिस इज ए सोल्यूशन, सो सेटिस्फाई इक्वेशन वन। पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट अप कर दीजिए। जैसे वैल्यू हमने पुट अप की तो क्या वैल्यू आ गई बेटा? देखिए डेल टू यू बाय डेल एक्स टू एक्स टी और वन बाय सी स्क्वायर डेल टू एक्स टी और डेल टी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा यहाँ पे देखो ये एक्स का वेरिएबल है, ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो टी तो हमारा कांस्टेंट होगा तो वो बाहर निकल आएगा, तो टी बाहर आ गया और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? यही डेल टू एक्स बाय डेल एक्स टू। इसी तरह यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में है तो एक्स बाहर आ जाएगा, तो वन बाय सी स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा और इस पर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे टी को टू टाइम्स, तो डेल टू टी बाय डेल टी स्क्वायर। अब बेटा इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखो, डैश के फॉर्म में लिखो, तो ये तो आ जाएगा डबल डैश एक्स का और ये आ जाएगा डबल डैश टी का। ठीक है, क्योंकि दो डेरिवेटिव है तो डबल डैश टी का, और ये भी दो डेरिवेटिव डबल डैश एक्स का। अब वेरिएबल सेपरेबल से वेरिएबल सेपरेट करो, एक तरफ एक्स करो और दूसरी तरफ टी करो, तो एक तरफ एक्स और दूसरी तरफ टी करने पे देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए। सेपरेट वेरिएबल वन साइड x and other side t, then value is x double dash upon x and 1 by c square t double dash upon t। सेपरेट कर लिया। अब बेटा ये जो वैल्यू आई है ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वैल्यू क्या हो सकती है आप बताओ? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये कहोगे सर कुछ भी हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी तीनें वैल्यू हो सकती हैं। कुछ भी में क्या तीन हो सकती है? या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, या तो वैल्यू इसकी निगेटिव होगी और या तो वैल्यू इसकी जीरो होगी, तीनों वैल्यू होंगी। तो बेटा वही मैंने तीनों केस यहाँ पे ले लिए। वैल्यू में भी इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इन इक्वल में दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो पॉजिटिव होगी, या तो निगेटिव होगी, या तो जीरो होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे ले सकते हैं बेटा? तो पॉजिटिव वैल्यू लेने का एक ही तरीका है कि प्लस पी स्क्वायर ले ले। अब कोई भी वैल्यू लोगे, पी की कोई भी वैल्यू ले लो, निगेटिव लो, पॉजिटिव लो, कुछ भी लो, हमेशा ये पॉजिटिव होगा क्योंकि प्लस पी स्क्वायर ले रहे हैं। और निगेटिव वैल्यू के लिए क्या ले ले? माइनस पी स्क्वायर ले ले। तो अब कोई भी वैल्यू लोगे, अगर तुमने दो लिया है तो दो का स्क्वायर करोगे चार, और चार और ये लगाए माइनस तो माइनस चार, और अगर पी की वैल्यू लोगे माइनस थ्री तो माइनस थ्री का स्क्वायर करोगे तो नाइन, और फिर ये माइनस लगाए तो माइनस नाइन। तो कोई भी वैल्यू पी की ले लो, हमेशा ये निगेटिव होगा क्योंकि माइनस पी स्क्वायर है, और जीरो की वैल्यू जीरो। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए इंटरव्यू में कि पॉजिटिव वैल्यू लेने का जर्नल केस क्या है, तो प्लस पी स्क्वायर या प्लस एन स्क्वायर, और निगेटिव वैल्यू लेने का क्या है?
माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो वी सॉल्व ऑल थ्री केसेस। हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में केवल एक केस लेते थे माइनस पी स्क्वायर का, लेकिन वेव इक्वेशन में हमको कितने केस लेने पड़ेंगे? तीनों केस लेने पड़ेंगे। वी सॉल्व ऑल थ्री केसेस। तो बेटा केस फर्स्ट पे आ जाओ। ये याद रखना बेटा, जो ये चीज है वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ओके, चलिए केस फर्स्ट पे आ जाते हैं। केस फर्स्ट में हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। एक्स डैश इक्वल टू 1/c² टी डी डैश अपॉन टी इक्वल टू प्लस पी स्क्वायर। थोड़ा बेटा फास्ट मोड से करेंगे, जल्दी जल्दी। प्लस पी स्क्वायर इसको लेट कर लिया, तो ये इसके भी इक्वल होगा और ये इसके भी इक्वल होगा। बीच में हमने पार्टीशन कर दिया और दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग अलग लिखेंगे। तो एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए बेटा इसको। तो सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? एक्स डबल डैश इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए तो माइनस पी स्क्वायर एक्स है। इसको कैपिटल डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये डबल डैश है तो आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बाहर एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? बाय सी एफ और पी आई मेथड। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दीजिए, पुट डी बराबर एम कर दीजिए, इक्वेट टू 0 कर दीजिए, तो आएगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर, तो इसके दो रूट्स आएंगे, प्लस पी और माइनस पी। और जब दो रूट्स आएंगे, दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो हमारा सी एफ क्या बनेगा? c1 e के पावर px प्लस c2 e के पावर माइनस px। ओके, अगर आपको सी एफ पी आई नहीं आता तो हमारा सी एफ पी आई का वीडियो देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। तो ये बेटा आपका सी एफ आ जाएगा और चूंकि राइट हैंड साइड 0 है तो पी आई आपका 0 होगा। इसी तरीके से टी में भी सॉल्व कर लीजिए। तो सी एफ आ गया एक्स में, ये अब टी में भी सॉल्व कर लें तो सी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, टी से भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी डबल डैश इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, ये इधर आ जाएगा। कैपिटल डी में फॉर्म में बना लीजिए। सी एफ और पी आई मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ से दो डिस्टिंक्ट रूट एम इक्वल टू वैल्यू आएगी सी पी और माइनस सी पी। तो यहाँ से भी दो डिस्टिंक्ट रूट है, तो हमारा सी एफ क्या बनेगा? अब बेटा कांस्टेंट अलग अलग लेना, चूंकि कांस्टेंट यहाँ C1 C2 ले चुके हैं, इसलिए अब आगे वाले कांस्टेंट लेंगे C3 और C4 e के पावर CPT, और यहाँ पे आ जाएगा e के पावर माइनस CPT। तो ये बेटा CM निकला है, इसका भी PI जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो देख लीजिए बेटा PI इसका भी 0 है और इसका भी 0। तो बेटा सोल्यूशन हमारा क्या होगा? CF और PI को सम कर दो तो x का सोल्यूशन मिलेगा, और इधर CF और PI का सम कर दो तो t का सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से x का सोल्यूशन हमको मिल गया ये, और t का सोल्यूशन मिल गया ये। दोनों वैल्यू उठा के पुट इन 2, जो हमारा सोल्यूशन माना था उसमें 2 में पुट करो, तो u की वैल्यू क्या आएगी? x इंटू टी। तो x इंटू टी, तो x की जगह x की वैल्यू, t इंटू टी की वैल्यू। तो पहले केस में हमारा वेव इक्वेशन का ये सोल्यूशन आ गया। याद रखो बेटा, इसको एक जगह कहीं नोट कर लो, क्योंकि मेरा पेज तो पलट जाएगा। आपको याद रखना है कि ये हमारा फर्स्ट केस में सोल्यूशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन चारों में शामिल है। ठीक है, अब केस सेकंड में आ जाते हैं बेटा। तो केस सेकंड लीजिए। तो केस सेकंड में अब हम लोग क्या वैल्यू लेंगे? निगेटिव वैल्यू लेंगे, मीन्स माइनस पी स्क्वायर। अब इसको एक साथ कर दीजिए और इसको एक साथ कर दिए, बीच में पार्टीशन कर दीजिए। पार्टीशन करने के बाद देख लीजिए एक्स डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे सी एफ और पी आई मेथड से, तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ गया। और डी बराबर एम पुट कर दो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये अब उधर जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस पी स्क्वायर होने पे अब यहाँ पे माइनस की जगह बेटा आई स्क्वायर लिख दो, आयुटा आई स्क्वायर लिख दो, और अब इसका अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आई पी आ जाएगा। तो ये इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ई के पावर अल्फा, अल्फा तो 0 है तो वो तो 1 वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे केवल बचेगा कितना? सी एफ हमारा बचेगा C1 कॉस ये पी पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स, और पी आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो सी एफ और पी आई दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एक्स सोल्यूशन आ जाएगा C1 पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स। इसी तरह बेटा हम लोग इसको भी सॉल्व कर दें टी वाले में, तो 1/c स्क्वायर टी डबल डैश टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? टी डबल डैश इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। अच्छा, अब बेटा इसको इधर ले आओ, तो ले आए देखो। और सी एफ और पी आई मेथड, बेटा हमेशा सी एफ और पी आई मेथड लगाओ। तो यहाँ से कैपिटल डी के फॉर्म में करोगे तो क्या आएगा? डी स्क्वायर डबल डैश डी स्क्वायर बनेगा,
सी स्क्वायर पी स्क्वायर और ये टी कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती है, डी की जगह एम पुट कर दो तो एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर क्या आएगा, माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो बेटा माइनस आ गया तो आई स्क्वायर लिख दो उसको, और आई स्क्वायर लिखने के बाद इसका अंडर रूट ले लो तो आएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस आई सी पी। तो सी अब क्या बनेगा, फिर से वही कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है, तो C3 नए कांस्टेंट ले लो बेटा, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT और PI की वैल्यू 0, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी, CF प्लस PI, दोनों को सम करेंगे तो 0 सम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही फिर से आपका आ जाएगा, देखो C3 CPT प्लस C4 sin CPT। अभी x की वैल्यू भी आ गई और t की वैल्यू भी आ गई, तो हमारा सोल्यूशन क्या होता था, x इंटू टी होता था ना, u इक्वल टू, तो बस इसमें दोनों में पुट कर दो, तो ये हमारा सेकंड केस में ये मेरा सोल्यूशन निकला, और ये वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है क्योंकि वेव इक्वेशन का यही सोल्यूशन होता है। अभी आगे आपको बताएंगे, दिस केस आवर वेव इक्वेशन सोल्यूशन इज, सेकंड केस में हमारा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, u बराबर एक्स टी, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया और t की वैल्यू पुट कर दिया, इसको कौन सी इक्वेशन मानी है बेटा, 4 नंबर इसको मान लो, तो ये हमारा सेकंड केस में मतलब निगेटिव वाले केस में ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है क्योंकि यही सोल्यूशन वेव इक्वेशन का सोल्यूशन, मैंने हिंट दे दिया है कैसे है क्यों है, तो वो उसको आपको अभी वीडियो मेरा देखते रहना है। केस थर्ड में आ जाओ, केस 3 में आ जाओ। बच्चे कहेंगे सर एग्जाम में इतना सब कुछ लिखना है, हाँ बेटा लिखना है, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही तो केस 1 केस 2 केस 3 सारा कुछ सॉल्व करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन 5 या 10 मिनट में हो जाए तो उसके बारे में भी अभी हमने बाद में डिस्कस किया है कि कैसे क्या करें। मेरी बात समझ रहे हो, पहले पूरा क्वेश्चन हमारा समझो, एक एक स्टेप समझो, जब एक एक स्टेप समझ में आ जाएगी उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इसी सवाल को 5 से 10 मिनट के अंदर कितनी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे आएगा आपका। तो जब तक हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, स्किप न करिए और साथ में देखते चलिए। केस थर्ड, केस थर्ड में क्या आ जाएगा, 0 लेंगे, तो 0 लेट कर लिया तो ये इसके साथ और ये इसके साथ दो पार्टीशन कर लिए, दोनों को बेटा सॉल्व करो, करते हैं। एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 कर दो, एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 करने के बाद यहाँ से क्या आएगी, एक्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वो बनाओ, कन्वर्ट इन डी करो तो डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू क्या आएगी 0 0, रिपीट रूट्स हैं और रिपीट रूट्स होने पे हमारा सी एफ क्या बनता है C1 प्लस एक्स C2 और पी आई 0 रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। अब एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, सी एफ और पी आई को सम कर दो तो ये हमारा आ जाएगा एक्स की वैल्यू। बेटा ये एक तरीके से ए एक्स प्लस बी टाइप की है, मतलब स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के वाला सॉल्व करें तो टी डबल डैश टी इक्वल टू 0, तो बेटा ये सब मल्टीप्लाई 0 में होके 0 दे देगा, तो ये आएगा टी डबल डैश इक्वल टू 0, और ये कन्वर्ट इन डी करो तो डी स्क्वायर टी इक्वल टू 0, सी एफ और पी आई मेथड निकालो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर इक्वल टू 0 सेम, तो 0 0 दो रूट्स आ जाएंगे बेटा इसके, तो सी एफ की वैल्यू क्या आएगी, नए कॉन्स्टेंट ले लो C3 प्लस टी C4, क्यों, क्योंकि टी का है तो टी आ जाएगा, और पी आई की वैल्यू क्या होगी 0, तो दोनों का जोड़ दिया तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब एक्स भी आपके पास आ गया और टी भी आ गया, देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी, ठीक है, तो एक्स और टी की वैल्यू पुट कर दें तो थर्ड केस में हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, देखो लिखा है बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी इन इक्वेशन 2, इन दिस केस आवर वेव इक्वेशन सोल्यूशन इज u इक्वल टू एक्स टी एंड u इक्वल टू दिस, सॉरी x इक्वल टू दिस एंड t इक्वल टू दिस, ये हमारी इक्वेशन 5 मान लो। तो बेटा 3 सोल्यूशन हमने निकाल दिए, केस 1 केस 2 केस 3, ये तीनों केस आपको वेव इक्वेशन का क्वेश्चन कोई भी आ जाए सेम इसी टाइप से आपको लिखना, इसी टाइप का हीट इक्वेशन में कोई क्वेश्चन आ जाए तीनों केस आपको करने हैं। इसी तरह लाप्लास इक्वेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको तीनों केस ये करने ही करने हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये 3 सोल्यूशन तो आ गए, लेकिन क्या तीनों सोल्यूशन हमारे काम के हैं कि नहीं है, इस पे अब जरा विचार करेंगे। और जो तीनों नहीं है काम के, तो जो हमारा सोल्यूशन काम का है, वर्किंग है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा सोल्यूशन है, तो उसके बारे में देख के, और वही सोल्यूशन हमारा वेव इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन होगा। तो लिखा है ऑफ दीज 3 सॉल्यूशंस we have to choose or select that solution which is
कंसिस्टेंट विद द फिजिकल नेचर ऑफ प्रॉब्लम। इन तीनों सॉल्यूशंस में वो सॉल्यूशन हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन हमारा वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जो फिजिकल नेचर ऑफ प्रॉब्लम को सूट करता है या सेटिस्फाई करता है। ठीक, अच्छा अब बेटा ये फिजिकल नेचर का मतलब क्या है? देखो वेव इक्वेशंस कैसी होती है, जैसे एक रस्सी लो और ऐसे करके झटका मारो तो वेव बन जाती है ऐसी कि नहीं? देखो ये वेव बनती है कि नहीं बनती? ये स्प्रिंग लो, स्प्रिंग तो ऐसे करो तो यही तो स्प्रिंग बनती है। रस्सी लो तो ऐसे ही तो वेव बनती है झटका देने से, और स्प्रिंग भी ऐसे बनती है। तो बेटा एक बात ये बताओ, ये जो ये बन रही है ऐसे करके, ऐसा नहीं लगता ये साइन और कॉस का फंक्शन है? देखो इसी तरीके तो साइन और कॉस बनता है। ठीक, और हमारे पास तीन सोल्यूशन आए हैं, तो जो पहला वाला सोल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल है बेटा, मतलब उसमें e के पावर x में सब आए हैं। तो e के पावर x कैसे बनता है? ये ऐसे कर्व बनता है ऊपर की ओर। ठीक, तो ये तो बेटा वेव नहीं बन रही, इसमें कहीं ऐसी वेव बन रही? तो नहीं बन रही ना। तो एक्सपोनेंशियल वाला जो पहला वाला जो हमारा सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके बाद जो थर्ड वाला सोल्यूशन है उसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन भी बेटा वेव नहीं बना रही है, नहीं बना नहीं रहा। तो एक्सपोनेंशियल भी ऐसे ऊपर को जा रहा है सीधे, और जो स्ट्रेट लाइन जो हमारे थर्ड है वो स्ट्रेट लाइन दोनों में बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सोल्यूशन आया था C1 प्लस AX C2, तो ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन भी सीधी सीधी रॉड की तरीके से है, ये वेव नहीं बना रही है। तो वेव कौन सी बना रही? जो हमारा सेकंड सोल्यूशन है उसमें साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका अगर कर्व बनाएंगे तो इसी टाइप की वेव टाइप की कर्व बनती है। तो बेटा जो हमारा सेकंड सोल्यूशन है केस सेकंड का, वही वेव बना रहा है। बाकी फर्स्ट केस एक्सपोनेंशियल वो भी वेव नहीं बनाता है, और थर्ड केस स्ट्रेट लाइन वो भी वेव नहीं बनाता है। तो हमारा जो सुटेबल सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन होगा जिसमें साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होंगे, वही हमारा सुटेबल सोल्यूशन होगा। तो तीनों सोल्यूशन में दो सोल्यूशन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, एक ही सोल्यूशन बचेगा सेकंड वाला जिसमें साइन और कॉस के टर्म्स हैं। तो वही बेटा मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया है, सिंस वी आर डीलिंग विथ ए प्रॉब्लम ऑन वाइब्रेशंस या स्ट्रिंग या स्प्रिंग या वेव, सो यू मस्ट बी ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ AXT। हाँ, AXT का पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। देखो ऐसे तो वेव बनती है, तभी तो पीरियड में ऐसे रहती है स्प्रिंग। देयरफॉर सॉल्यूशन मस्ट बी इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। अब बेटा पीरियोडिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आएंगे ही। हैंस केस सेकंड फॉर -p² इज ओनली सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ आवर वेव इक्वेशन। तो जो सुटेबल सोल्यूशन है पहला होगा नहीं एक्सपोनेंशियल का, तीसरा वाला स्ट्रेट लाइन है वो भी नहीं होगा। जो हमारा साइन कॉस का जो सोल्यूशन है ये देखिए, u इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px इंटू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT इज आवर सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। बेटा इसको याद कर लो, याद कर लो। कभी कभी हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करते हैं px और यहां पे आएगा CPT। ठीक, तो ये हमारा वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, इसको लर्न कर लो बेटा। तो समझ में आ गया, एक्सपोनेंशियल भी नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं रहेगी, सेकंड वाले में साइन कॉस है, वेव बन रही, तो ये हमारा सुटेबल सोल्यूशन हो जाएगा। तो यही हमारा वेव इक्वेशन का सुटेबल सोल्यूशन है। अच्छा, अब सोल्यूशन तो आ गया, अब यहाँ पे C1 C2 C3 C4 ये कांस्टेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो इन कांस्टेंट की वैल्यू यहां तक भी करके आप छोड़ दोगे ठीक है, लेकिन इसके आगे आपको करना क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नाउ दिस इज solution of wave equation, we apply conditions for find the value of constant। अब इस सोल्यूशन पे हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, और उन कंडीशन अप्लाई करके हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा ये दो कंडीशंस होती हैं, इनको आप याद कर लो, मैंने पहले भी बताई है। दो कंडीशन होती हैं दो सेट में, एक होती बाउंड्री कंडीशन और दूसरी होती इनिशियल कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन होती u0 व्हेन x इक्वल टू 0, और दूसरी होती है u इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू l। l का मतलब स्ट्रिंग की लंबाई l है। इनिशियल कंडीशन में हमने लिखा थर्ड, ये दो कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन थर्ड कौन सी है? डेल u बाई डेल टी इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0, और चौथी कंडीशन है u इक्वल टू फंक्शन fx दिया है व्हेन t इक्वल टू 0। बेटा इनको याद कर लो, तो याद हो जाएगा, बहुत इजी है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो दो सेट की कंडीशंस होती हैं, बाउंड्री और इनिशियल्स। 0 और l पे वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे t बराबर 0 पे एक में
डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ एक्स होता है। तो एक एक करके बेटा कंडीशन लगाएंगे, एकदम नहीं लगाएंगे। ये जो हमारा सोल्यूशन है इसको याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो। इस पे हम पहली कंडीशन लगाएंगे, फिर दूसरी लगाएंगे, फिर जो आंसर आएगा पहली और दूसरी को लगाने के बाद फिर उसमें तीसरी लगाएंगे, फिर तीसरी के बाद जो आंसर आएगा वो चौथी लगाएंगे। मेरी बात को ज्यादा ध्यान से समझना, मेरे शब्दों को। इस पे हम बाउंड्री कंडीशन पहली लगाएंगे, ठीक, फिर दूसरी लगाएंगे, ठीक। दोनों से जब हमको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, जो सोल्यूशन मिलेगा लगाने के बाद, उसके बाद हम इनिशियल कंडीशन तीसरी लगाएंगे, और जब तीसरी कंडीशन पे आंसर मिल जाएगा तो उस पे फिर हम लगाएंगे चौथी कंडीशन। तो लगाते हैं बेटा, चलिए। पुट कंडीशन वन इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में बेटा कंडीशन पुट करो। कंडीशन क्या है? u इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो हमारा u तो देखिए ये लिखा है वेव इक्वेशन का, मैंने सोल्यूशन लिख लिया है, आप भी देख लीजिए, मिला लीजिए, यही है, लिख लिया। u इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, और x इक्वल टू 0 है तो x 0 तो cos 0 1, sin 0 0, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x है नहीं, केवल t है। तो यहाँ आ जाएगा c1 और ये c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। देखिए ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब बेटा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है इनटू में या तो c1 0 होगा या तो ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा, या तो c1 0 या तो ये पूरा ब्रैकेट 0। अगर ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए, मान लो इसको अगर 0 कर देते हैं पूरे ब्रैकेट से, तो ये तो पूरा t है, तो जब ये पूरा t इसको अगर 0 कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन होता है u इक्वल टू एक्स टी। और जब ये हमारा पूरा t अगर इसको 0 कर देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 0। तो फिर x इंटू 0, तो t तो हमारा पूरा खत्म हो गया बेटा। पूरा नहीं खत्म होना, पूरा खत्म हो जाएगा तो सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा फिर हमको, ठीक है। तो t पूरा नहीं खत्म हो सकता, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। तो मैंने देखो लिखा है नॉट 0, तो पॉसिबिलिटी कौन सी बची है? केवल c1 इक्वल टू 0। तो बेटा c1 इक्वल टू 0। अब कंडीशन 2 लगाओ बेटा, कंडीशन सेकंड लगाओ। कंडीशन सेकंड, पुट कंडीशन सेकंड इन इक्वेशन 6, u इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू l। अब x की वैल्यू l पुट करते जाओ, u इक्वल टू 0। तो देखो क्या आएगा, ऊपर से देखो u इक्वल टू 0 और cos 0, cos 0 नहीं, x लिखना है बेटा, l। तो c1, हाँ c1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 0 निकाली है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, cos pl लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू l है, और c2 sin pl इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt, क्योंकि t है इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब बेटा क्या 0 होगा? देखो ये तो खत्म क्योंकि c1 0 था, ये c2 sin pl, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt, ये आया। अब ये वाला ब्रैकेट अगर इसको हम 0 करते हैं, तीन पॉसिबिलिटी, या तो ये 0, या तो ये 0, या तो ये 0, ठीक। अगर ये वाला ब्रैकेट हम लोग 0 करते हैं तो पूरा का पूरा t खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये तो t है पूरा, तो इसको 0 होने से t खत्म हो जाएगा, और t खत्म होने से हमारा सोल्यूशन 0 मिलेगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। c2 0 हो जाए तो c2 0 नहीं हो सकता, क्यों बताएं? क्योंकि c1 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है सोल्यूशन में, देखो c1 ऑलरेडी 0 हो चुका है, और c2 बेटा 0 कर दोगे तो c1 0 c2 0, तो यहां से पूरा का पूरा x खत्म हो जाएगा, x मर जाएगा, और x मर जाएगा तो फिर x का कोई रोल नहीं रहेगा। तो c2 भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चीज 0 हो गई और दूसरा भी 0 हो जाए तो पूरा का पूरा x खत्म हो जाएगा सोल्यूशन में। तो ऐसा भी नहीं है, x भी रहना चाहिए, तो बेटा c2 भी 0 नहीं होगा। तो बची क्या पॉसिबिलिटी? साइन pl की बची है कि साइन pl 0 हो जाए। तो देखो ये नहीं 0 हो सकता है, c2 नहीं 0 होगा क्योंकि फिर c1 0 था ही और x खत्म हो जाएगा। तो बची पॉसिबिलिटी क्या है? ओनली पॉसिबिलिटी दिस इज टू 0, दिस इज साइन pl इक्वल टू 0। तो साइन pl इक्वल टू 0, तो 0 की वैल्यू साइन n पाई, साइन साइन हटा दो, pl की वैल्यू n पाई। तो यहां से कांस्टेंट p की वैल्यू कितनी आ गई? n पाई बाई l। किसी किसी क्वेश्चंस में l की जो लंबाई है कभी कभी 2 दे देते हैं लेंथ, कभी 5 दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने जनरल केस l ले लिया है। आपके क्वेश्चन में अगर 2 लेंथ की आ जाए स्प्रिंग तो 2 ले लीजिए, 5 लेंथ की आ जाए तो 5 ले लीजिए। बाकी सेम पैटर्न से ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आपने p की और c1 की निकाली है, ये वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कर दीजिए, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा? वेव इक्वेशन का इन अनदर फॉर्म। ये भी बेटा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्म में। तो दिस इज आल्सो ए सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। तो c1 हमारा 0 हो जाएगा, c2 साइन n पाई x बाई l इंटू c3 n पाई
पी की जगह रख दे रहे हैं बेटा एन पाई एल, पी की जगह एन पाई एल रख दे रहा हूं, यहां भी एन सी एन पाई एल और सी एन पाई एल इंटू टी। ठीक, तो ये जीरो, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो साइन को हमने बाहर कर लिया है। ठीक, और कांस्टेंट का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कांस्टेंट क्या बनेंगे C2 C3 और C2 C4। अच्छा एक बात ये बताओ बच्चा, जैसे कांस्टेंट एक 2 है और दूसरा कांस्टेंट 3 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके दिया है तो क्या है 6 आया, मतलब दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो एक तीसरा नया कांस्टेंट आ जाता है। इसी तरह इन दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा कांस्टेंट नया आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे इन दोनों को एक नया कांस्टेंट हम मान लो A1 मान लेते हैं और इस कांस्टेंट को हम लोग B1 मान लेते हैं। मान लो क्या मान लेते हैं, इसको कांस्टेंट A1 मान लेते हैं, इसको कांस्टेंट B1 मान लेते हैं, तो A1 ये हो जाएगा, B1 ये हो जाएगा। लेकिन जर्नल केस के लिए हम लोग A1 न मान के इसको AN मान लेते हैं और B1 न मान के इसको क्या मान लेते हैं, BN मान लेते हैं। जर्नल उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कांस्टेंट मान लो, तो A1 B1 मानना चाहिए, लेकिन थोड़ा जर्नल केस लेने के लिए हम लोग AN और BN मान लेते हैं। तो ये कांस्टेंट हम लोग AN और BN मान के रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए बेटा रिप्लेस कर दिया, लेट रिप्लेस कांस्टेंट C2 C3 by A1 और मोर जर्नल एस AN एंड C2 C4 by B1 और मोर जर्नल BN। तो बेटा ये AN ये BN रिप्लेस कर दिया, देखिए ये सोल्यूशन आ गया। याद करो बेटा इसको, दिस इज आल्सो वेव इक्वेशन सोल्यूशन, ये भी हमारा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है। डायरेक्ट याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक, तो ये बेटा हमारी बाउंड्री कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी और ये सोल्यूशन आ गया, इसको याद करो। अब हम लोग कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट इनिशियल कंडीशन थर्ड इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, तो डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू जीरो व्हेन टी इक्वल टू जीरो। तो बेटा इसको एक बार यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, यू को टी के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाय डेल टी ए एन कास का होगा माइनस साइन एन पाई सी टी बाई एल, और यहां से इसका हो जाएगा t की वैल्यू 1, तो एन पाई सी बाई एल प्लस बी एन साइन का करोगे तो कॉस एन पाई सी टी, और ये कांस्टेंट आ जाएगा एन पाई सी बाई एल, और साइन एन पाई एक्स बाई एल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक्स में फंक्शन है। तो देखिए ऐसे लिखा रहा। अच्छा अब यहां पे देखिए t इक्वल टू जीरो पुट करो, तो जैसे यहाँ t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो क्या होता है 0 और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती, तो ये 1 रख दिए, तो ये an वाला पूरा खत्म होके 0 प्लस बी एन इंटू 1 एन पाई सी बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो यहां से वैल्यू देखो क्या आ गई, बी एन एन पाई सी बाई एल साइन एन पाई सी एक्स बाई एल। अब ये तो बेटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इधर चला जाएगा, जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो खत्म। अब यहाँ पे क्या बचेगा 0 इंटू बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब या तो बी एन जीरो होगा और या तो साइन एन पाई एक्स बाई एल जीरो होगा, तो ये जीरो अब होगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो करके इसकी वैल्यू निकाल चुके थे हम लोग, ऑलरेडी जीरो करके इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, तो ये जीरो नहीं होगा, तो बचेगा क्या, केवल bn बचेगा, तो bn की वैल्यू यहां से जीरो निकल के आ जाती है, तो इस कंडीशन से bn की वैल्यू जीरो आ गई। अब तो ये bn की वैल्यू बेटा यहां पे जीरो रख दो, देखो अपने में, तो जैसे ही जीरो रखोगे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या an cos n पाई सी टी बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। बेटा ये भी वेव इक्वेशन का सोल्यूशन, इसको भी याद करो, देखो ये आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा और ये बचेगा कितना u इक्वल टू ए एन कास एन पाई सी टी बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। ये इक्वेशन 8 मान ली, देखो लिखा है लर्न एज रिजल्ट। बेटा इसको याद करो, इसको कहीं लिखो, इसको हम लोग डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आएगा हमारे पास समय कम रहेगा और 5 मिनट में हमको वेव इक्वेशन का सोल्यूशन करना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। ये जितनी कैलकुलेशन लिखी है ना ये सब ये नहीं लिखेंगे, ये सब कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ आवर वेव इक्वेशन इज u इक्वल टू ए एन कॉस एन पाई सी टी बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल, डायरेक्ट लिख देंगे बेटा। ओके, तो देखो लिखा है मैंने, दिस इज फाइनल सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। बेटा याद कर लो याद कर लो याद कर लो, इसको डायरेक्ट भी यूज करेंगे। दिस इज फाइनल सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब बच्चे पूछते सर इतना सब कुछ करना पड़ेगा? नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो सब कुछ करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बीच बीच में छोड़ के करो। केस 1 और केस 3 नहीं लेना है, सीधे केस सेकंड करो, केस सेकंड से जो आंसर आएगा वही हमारा सोल्यूशन है। बाउंड्री कंडीशंस लगा दो, इनिशियल कंडीशंस लगा दो और डायरेक्ट, और अगर फिर भी नहीं समय है तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट लिखेंगे क्या,
द फाइनल सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इज u इक्वल टू ए एन, कॉस का टर्म होगा कॉस ए एन पाई सी टी बाई एल और साइन ए एन पाई एक्स बाई एल। इसको याद कर लो, इक्वेशन 8 है, याद रखना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक कंडीशन अभी बच गई थी इनिशियल कंडीशन में, u बराबर एफ एक्स। अच्छा वो बाद में लगाएंगे। एक चीज और बेटा यहां पे लिख लो, जब ये वर्ड कहीं यूज हो जाता है, ये वर्ड यूज हो जाता है क्या, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन स्पेस इज, तो जब मोस्ट जनरल वर्ड यूज हो जाए तो जो कुछ भी सोल्यूशन आया है उसके आगे बेटा समेशन अपने मन से लगा दिया, और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर जो हमारा सेकंड था सेपरेशन ऑफ वैल्यू में बता चुका हूं, समेशन लगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जितने कांस्टेंट पहले थे उतने ही कांस्टेंट रहेंगे, नए कोई भी नहीं टर्म्स आएंगे। आपको लगता है इसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे समेशन लगाने से, पहले तो एक ही टर्म्स था लेकिन समेशन लगाने पे इस पे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। हाँ आ जाएंगे, लेकिन बेटा जो ये नए टर्म्स आ रहे हैं ये सब फालतू के हैं, क्योंकि उनके कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। केवल इसी कांस्टेंट की वैल्यू हमको कुछ मिलेगी, बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो समेशन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन लिखा जाए तो समेशन, तो इसका मतलब है जब भी आपको वेव इक्वेशन में अगर समेशन दिख जाए, समेशन लगा है, इसका मतलब है वो मोस्ट जनरल सोल्यूशन है। और सोल्यूशन तो यही है बेटा, ये देखो सोल्यूशन तो यही है, बस यही वेव इक्वेशन का सोल्यूशन। लेकिन जब मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखा जाए तो बस इसी के आगे समेशन लगा दिया करो, एन बराबर 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई सी टी बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन बेटा, इसको भी देखो मैंने लिखा है लर्न एज रिजल्ट वी यूज डायरेक्ट इन मेनी क्वेश्चन। इसको बहुत से क्वेश्चन में लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, जब समय नहीं रहेगा 5 मिनट में क्वेश्चन करना होगा तो सीधे इसको लिखेंगे, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इज समेशन दिस एंड दिस। तो इसको याद कर लो। तो बेटा यहां से ये काम खत्म, ये हमारा सोल्यूशन था वेव इक्वेशन का और मोस्ट जनरल सोल्यूशन था। अब एक चीज छोटी सी बच गई, उसको भी कर लेते हैं। एक कंडीशन भी बच गई थी बेटा, है ना, कौन सी इनिशियल कंडीशन बच गई थी, u इक्वल टू एफ एक्स वेन टी इक्वल टू 0। तो बेटा u इक्वल टू एफ एक्स पुट कर दो यहां पे इसी में, और t इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो जैसे u इक्वल टू एफ एक्स पुट करोगे तो ये, और t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो cos, और ये t 0 की वजह cos 0, cos 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो आ जाएगा an sin an पाई x। देखो ये, तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया, n समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। बेटा ऐसा नहीं लगता ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है। अगर फोरियर सीरीज का हमारा वीडियो आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, दिस इक्वेशन 10 रिप्रेजेंट द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स। बेटा समेशन लग जाए, ए एन आ जाए, साइन आ जाए, तो समझो ये फोरियर सीरीज है किसकी, इस वाले फंक्शन की, एफ एक्स की। दिस इज ए फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स। और ए एन की वैल्यू कैसे निकालते थे फोरियर सीरीज में, ए एन है और यहाँ पे साइन एन पाई एक्स है, तो जनरल वैल्यू कैसे निकालते थे, ए एन इक्वल टू 1 बाय पाई करके निकालते थे। लेकिन यहाँ तो एल आ रहा है तो पाई नहीं एल होगा, तो 2 बाय एल, जीरो लिमिट लगेगी 0 से एल साइन एन पाई एक्स बाय एल, ये टर्म इंटू ये जो एफ एक्स होता है एफ एक्स डी एक्स। ये बेटा हमारा फोरियर सीरीज का ए एन का फार्मूला है। तो ए एन हमारा ये से निकल आएगा, और बी एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, बी एन की वैल्यू 0 आ रही थी। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9, ये देखो बेटा इक्वेशन 8 पहले वाली, और जब हमने समेशन लगा दिया तो इक्वेशन 9 आर फाइनल सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इतना सब कुछ लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। ओके, तो इतना बेटा तैयार कर लो। वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मैंने एक एक स्टेप आपको बता दिया है। बीच बीच में चाहो तो आप अब जब कॉपी भी लिखोगे तो कुछ स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन वीडियो नहीं स्किप करना है। अभी जाना भी नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन नीचे बताए थे वो इन्हीं के द्वारा देखो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए उन 2 क्वेश्चन जो और लिखे थे उन पे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो अगला और क्वेश्चन है बेटा, अगला और क्वेश्चन क्या है, हमने कहा था कि एक क्वेश्चन जो आपको मैंने 2 क्वेश्चन लिखे थे लैंग्वेज में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब उस पर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो जो मेरा और क्वेश्चन है लिखा है डू ऑल एज प्रीवियस, आप पूरा जो वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है पूरा का पूरा कर दो, कर दिया। तो बेटा ये देखिए वेव इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा हमारा, देखो u इक्वल टू ए एन कॉस एन पाई सी टी बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, इक्वेशन 8 आ रही थी बेटा, ये हमारा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन। इसमें क्या करो, ए एन की वैल्यू 1 पुट कर दो और ए एन की जगह कैपिटल ए पुट कर दो, बस
एन की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो a1 cos पाई सी टी बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल, और a1 की जगह इसको कैपिटल ए से रिप्लेस कर दें और uxt को yxt से रिप्लेस कर दें, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन वही चाहते हो तो ये लिखो, सीधे डायरेक्ट लिखो, सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इज ये, और n इक्वल टू 1 पुट कर दिया। क्यों पुट किया? क्योंकि बेटा उसके आंसर में n की वैल्यू नहीं आ रही थी, ठीक है, तो n इक्वल टू 1 पुट कर दिया है। अच्छा, अब यहां पे देखिए रिप्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा, ये देखिए सोल्यूशन आएगा वाई एक्स टी इक्वल टू ए कॉस पाई सी टी बाई एल इंटू साइन पाई एक्स बाई एल। आप मिला लीजिए, जो और क्वेश्चन है उसका आंसर यही ही है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट वाला और क्वेश्चन था, उसको भी बेटा कर लेते हैं, चलो उसको भी कर लेते हैं, और क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो क्या लिखा है, ऑल आर सेम, सब कुछ बेटा सेम करते चले जाओ, सब कुछ सेम करते चले जाओ, लेकिन वहां पे क्या फर्क है, बाउंड्री कंडीशन सेम है, बस जो इनिशियल कंडीशंस हैं उसमें क्या है, हम लोग डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू 0 लेके चल रहे थे, लेकिन वहां पर अब इस और वाले क्वेश्चन में जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं डेल यू बाय डेल टी, वो जी एक्स लिखा है टी इक्वल टू 0, और u बराबर एफ एक्स इक्वल टू व्हेन टी बराबर 0, ये सेम है, ठीक है, क्वेश्चन पूरा वही सेम है, लेकिन जो इनिशियल कंडीशन हमने यहाँ पे 0 लिख के चीज, तो उसमें इस क्वेश्चन में चेंज करके कह रहे हैं 0 नहीं होगा, अब हमारा फंक्शन जीएस का होगा, तो ये है। तो बेटा हम लोग चलने स्टार्ट करते हैं, हम लोग बेटा वेव इक्वेशन का सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए ये सोल्यूशन लिखा है, मैंने कहा था याद कर लो, तो u इक्वल टू ए एन कॉस एन पाई सी टी बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई सी टी बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये आ गया हमारा। अब अगर हम मोस्ट जनरल सोल्यूशन इसका लिखना चाहें तो बस कुछ नहीं करेंगे, देखो छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ समेशन लगा हुआ पेंसिल से, तो n इक्वल टू 1 बराबर से इनफाइनाइट समेशन लगा दें तो ये हमारा मोस्ट जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। कोई भी सोल्यूशन लिखा हो वेव इक्वेशन का या हीट इक्वेशन का, तो क्या करें, उसमें समेशन अगर लगा दें तो वो मोस्ट जनरल सोल्यूशन हो जाता है। अब इसमें बेटा कंडीशन 3 पुट करते हैं जी एक्स वाली, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करो और इस डिफरेंशिएट की वैल्यू जी एक्स लिखो और t इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो बेटा मैंने डिफरेंशिएट किया डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू डिफरेंशिएट करो ए एन माइनस साइन कॉस का क्या होगा माइनस साइन एन पाई सी टी बाई एल, और इसका कांस्टेंट क्या है एन पाई सी बाई एल, इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बी एन साइन एन पाई सी टी, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और ये कांस्टेंट आ जाए एन पाई सी बाई एल, और ये एक्स में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टी की जगह क्या पुट कर दो 0, तो जैसे टी की जगह 0 पुट कर दो तो साइन 0 से ये वैल्यू पूरी 0, और ये कॉस 0 से ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ये तो खत्म पूरा, बी एन एन पाई सी एल और साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये बचेगा। तो देख लीजिए बेटा, और यहां पे आ जाएगा जी एक्स, तो पुट टी बराबर 0 जैसे हमने किया तो u की जगह आ जाएगा जी एक्स इक्वल टू बी एन एन पाई सी बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, तो यहाँ पे क्या आ गया जी एक्स बी एन एन पाई सी एल और साइन एन पाई सी एक्स बाई एल, तो ये आ गया बेटा। तो इसका मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा बेटा बताओ, इसका मोस्ट जी एक्स हमारा फंक्शन आ गया, तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे समेशन लगा तो समेशन एन बराबर 1 से इनफाइनाइट, तो मैंने पेंसिल से लिख दिया द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज समेशन एन इक्वल टू इनफाइनाइट एन पाई सी एल इंटू बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब बेटा ये देखो क्या है, ये जी एक्स की फोरियर सीरीज है, तो इस जी एक्स की फोरियर सीरीज से अब हमको बी एन कांस्टेंट मिल जाएगा, दिस इज द फोरियर सीरीज ऑफ जी एक्स, और यहां से बी एन का कांस्टेंट हमको क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी एन इज गिवन बाय बी एन, और ये चूंकि कांस्टेंट आ रहा है मल्टीपल में तो ये बाहर आके उल्टा आ जाएगा बेटा, टू बाय एल तो ऐसे ही आएगा, ठीक, और ये कांस्टेंट और आ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो एल देखो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 2 एल बाय एन पाई सी इंटू 2 बाय एल 0 से एल, और ये फंक्शन क्या है जी एक्स, और ये साइन एन पाई एक्स, और एल से एल कट जाएगा तो ये बी एन की वैल्यू आ जाएगी। ये फोरियर सीरीज का बेटा फार्मूला है, ए एन और बी एन कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारा फंक्शन इस समय जी एक्स है, तो जी एक्स में बी एन आ रहा है और बी एन के साथ में साइन है, तो बी एन तो ये वैल्यू आएगी 2 बाय एल और 0 से एल, तो ये बी एन की वैल्यू, इसको मैंने सेकंड स्टार दिया बेटा। अब कंडीशन 4 पुट कर दो बेटा, कंडीशन 4 पुट करो तो स्टार में, स्टार हमारी कौन सी, ये वाली इक्वेशन स्टार है बेटा, ये
इसमें कंडीशन 4 पुट करो, तो कंडीशन 4 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा कंडीशन, तो यहाँ a1 t बराबर 0 पुट करोगे तो ये 0 और bn साइन n पाई x बाई एल, तो fx और ये हमारा fx आ जाएगा। तो fx अब मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, ये तो सोल्यूशन बनेगा fx इक्वल टू bn साइन n पाई x बाई एल, और मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, समेशन लगा दो बेटा। तो समेशन जैसे लगा दोगे तो ये हमारी फोरियर सीरीज किसकी आ गई, fx की आ गई, fx की फोरियर सीरीज आ गई। ठीक, और यहां पे इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे बेटा बताओ, दिस इज फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन ऑफ fx एंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट an इज गिवन बाय, कैसे बेटा गिवन है, an इक्वल टू 2 बाय एल 0 से l साइन n पाई x बाई एल इंटू fx। ठीक, अच्छा अच्छा, एक चीज यहां पे ये देख लीजिए, यहां पे an के साथ में बेटा ये आएगा 1 आएगा, an के साथ में ये 1 आएगा, bn के साथ में ये 0 हो जाएगा, और ये बेटा यहाँ पे bn के साथ में हो जाएगा 0, और साइन n पाई x बाई एल ये हमारा बेटा बाहर रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, ये देखिए an इंटू 1 आ जाएगा, और 0 जब हम t बराबर 0 पुट करेंगे तो ये साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू bn और साइन n पाई बाई x, तो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है बेटा an रहेगा, ये an रहेगा, तो an साइन n पाई बाई x रहेगा। ठीक है, तो an इंटू 1 प्लस 0 इंटू bn, और ये बाहर रहेगा ये साइन n पाई बाई x है। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या होगी, an की वैल्यू होगी, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन किसका है, fx का है, तो an की वैल्यू होगी 2 बाई एल 0 बाई एल साइन n पाई x बाई एल fx। तो बेटा ये देखो लिखा है मैंने, हैंस स्टार जो हमारा है वो वेव इक्वेशन का सलूशन है, और जो इसके कांस्टेंट है वो डबल स्टार और ट्रिपल स्टार से निकाले गए। तो देखो बेटा ये जो हमारा सलूशन है जो हमने डायरेक्ट लिखा था ये हमारा वेव इक्वेशन का सलूशन है, और इसके जो कांस्टेंट an और bn है वो कैसे निकले हैं बेटा, वो इस वाली इक्वेशन से निकले हैं, मतलब gx वाला जो फंक्शन दिया था और जो fx वाला फंक्शन दिया था उससे an की वैल्यू निकली है। तो ये बेटा क्वेश्चन हमारा जो लास्ट वाला और दिया था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब कुछ बेटा तो अभी तक आपने क्या समझा, ये सारी आपने चीजें समझ ली। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये हमारा हीट इक्वेशन में भी बहुत काम आएगा। बिल्कुल सेम तरीका हीट इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वेव इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो हीट इक्वेशन के क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, और सेम पैटर्न से हम लोग लाप्लास इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो बेटा वीकेएम पॉइंट पे आप लोग बने रहिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा और है, एक क्वेश्चन और है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा हिंट दिया हुआ है, तो इसको भी जरा देख लेते हैं, अभी हमारा वीडियो खत्म नहीं हुआ है। ए टाइटली स्टेड स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट x बराबर 0 एंड x बराबर इज इनिशियली इन ए पोजीशन गिवन बाय y इक्वल टू y नॉट साइन क्यूब पाई x बाई एल, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट y(xt)। ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर चुके हैं अच्छे ढंग से, उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को 5 मिनट में करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, अब कहते हैं ना बच्चे कि सर इतना बड़ा आपने कराया, एग्जाम में अगर आ जाए तो इतनी देर में तो बहुत हमारा टाइम नहीं रहेगा, तो टाइम बिल्कुल अभी देखिए ये क्वेश्चन हम कितनी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते चली जाइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्ड स्टेड स्ट्रिंग इज यूज्ड, ये वर्ड यूज हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारा कैसा है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का है। एक वेरिएबल x हो रहा है तो वन डायमेंशन का है, और वर्ड हमारा स्ट्रिंग यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो स्ट्रिंग मतलब वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन क्या होती है, लिख दीजिए बेटा, फार्मूला देखिए लिख दिया, इसका सोल्यूशन क्या होता है u बराबर xt, और डायरेक्ट लिख दीजिए इसका सोल्यूशन, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिख दीजिए। अब कंडीशंस यूज कर लीजिए, डायरेक्ट हमने इसका सोल्यूशन लिख दिया, c1 cos px c2 sin px इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin pt, जो हमने याद कर रखा था, सेकंड केस है। अब बेटा बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, बाउंड्री कंडीशंस होंगी u0 x0 u0 x बराबर एल, और मोस्ट जनरल सोल्यूशन इतना लिखने के बाद सीधे मोस्ट जनरल सोल्यूशन आपको लिखना है, समेश u इक्वल टू समेशन n इक्वल टू इनफाइनाइट an cos n पाई ct बाई एल साइन n पाई x बाई एल। ये मोस्ट जनरल सोल्यूशन याद रखो, डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद करके लिख दो एग्जाम में। तो देखिए बेटा ये मैंने लिख दिया है।
अब ये जब मैंने लिख दिया है, अब आपको कुछ दिया गया है उसको ध्यान में रख के इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, नाउ गिवन u इक्वल टू यू नॉट साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल। ये बेटा कब दिया है? ये बेटा दिया नहीं गया है कि t बराबर 0 पे है कि x बराबर 0 पे है। अब हमने अपने मन से t बराबर 0 किया है। तो कैसे किया है? ये वैल्यू तो u की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का टर्म है ना, अगर x बराबर 0 लिखेंगे तब तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x में कंडीशन नहीं है, यहाँ पे जो वेरिएबल दिख नहीं रहा है उस पे कंडीशन है। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल नहीं दिख रहा है? t नहीं दिख रहा है, इसका मतलब t बराबर 0 पे ये कंडीशन है। तो ये बेटा पुट कर दो इसमें, ऊपर वाले में मोस्ट जनरल सोल्यूशन में पुट कर दो t इक्वल टू 0। तो ये cos n पाई सी टी 1 हो जाएगा और u की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, पुट इन 9। तो बेटा पुट करेंगे, देखिए वैल्यू आ गई u नॉट साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 5 मिनट में कर रहे हैं हम लोग। समेशन n इंटू 1 से इनफाइनाइट ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, इक्वेशन 3 मान लिया। अब क्या करो बेटा, ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा साइन 3a के फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के लिखना है बेटा, ठीक है। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो इस 4 साइन क्यूब को बेटा इधर ले आओ, तो 4 साइन क्यूब इक्वल टू एक क्या हो गया? 3 साइन ए, ठीक है, माइनस साइन 3a, ये हो गया। अब यहां से 4 से डिवाइड कर दो, तो साइन क्यूब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। 3 साइन ए माइनस साइन 3a। अब बेटा यहाँ पे एंगल कितना है? पाई एक्स बाई एल है, तो a की जगह पाई एक्स बाई एल पुट कर दो। तो साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल की वैल्यू आ जाएगी 1/4 3 साइन पाई एक्स बाई एल माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई एल। अब बेटा ये जो वैल्यू है ये उठा के यहां पे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका u नॉट बाय 4 3 साइन पाई एक्स बाई एल माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई एल इक्वल टू समेशन एन टू फाइनाइट ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ये क्वेश्चन बताने का इसलिए मेरा यहाँ पे मीन्स है, इसी टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दूंगा और उसमें ऐसे ही करना पड़ता है, वैल्यू रख के समेशन एक्सपेंड करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखो, ये जो आपको u की वैल्यू दी गई थी वो यहाँ पुट कर दिया, पुट करने के बाद अब बेटा ये वैल्यू आ गई, भी समेशन को एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे n बराबर 1 2 3 4 a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा, इसको समेशन बेटा एक्सपेंड करो राइट हैंड साइड का। तो देखिए क्या वैल्यू आती है आपकी, क्या वैल्यू आती है देख लीजिए। तो आया u नॉट 3 साइन पाई एक्स बाई एल माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई एल, ये ब्रैकेट के अंदर, और इसको एक्सपेंड कर दिया। a1 साइन पाई एक्स बाई एल यानी इक्वल टू 1 था, a2 साइन यानी इक्वल टू 2 था, तो 2 पाई एक्स बाई एल प्लस यानी इक्वल टू 3 था, तो a3 साइन 3 पाई एक्स बाई एल प्लस a4 साइन 4 एक्स पाई बाई एल प्लस a5 डॉट 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 a6 a7 ऐसे कर दिया। कंपेयर करिए बेटा बोथ टर्म्स को, तो देखिए साइन पाई एक्स बाई एल और ये पाई एक्स बाई एल दोनों सेम है, तो इसका जो कोफिशियंट है वो क्या निकलेगा? 3u नॉट बाय 4, ये आ गया। इसके बाद a2 पे आइए, 2 पाई बाई एक्स कहीं यहाँ पे है कि नहीं है, कंपेयरिंग समझ लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के आपको मैं दूंगा, इसमें इसी टाइप का आपको काम करना है, दोनों तरफ कंपेयर करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर वैल्यू यहाँ पे रख के आंसर निकालना है। तो इसको ध्यान से समझे। तो a2 तो बेटा ये 2 पाई बाई एक्स वाला टर्म है नहीं यहाँ पे, और जब टर्म है नहीं तो इसका मतलब a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब यहाँ पे इस पे आ जाइए साइन 3 पाई बाई एक्स बाई एल, देखिए इसका कोफिशियंट यहाँ पे है, क्या है? माइनस यू नॉट बाय 4। तो देखिए माइनस यू नॉट बाय 4 आ गया, और a4 का क्या है? a4 का बेटा 4 पाई बाई एक्स, ये तो है नहीं, इसका मतलब a4 की वैल्यू 0, a5 की वैल्यू 0, a6 की वैल्यू 0 डॉट डॉट डॉट, ये सब कुछ आ गया। अब ये a1 a2 a3 a4 की जो वैल्यू आपने कांस्टेंट कंपेयर करके निकाली है, इनको बस आप इक्वेशन 9 में पुट कर दो, मतलब जो हमारा सोल्यूशन था वेव इक्वेशन का उसमें पुट कर दो। बस यही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन में कि कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के रखना। तो बेटा ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारी इक्वेशन 9 है, ये इक्वेशन 9 है, मैंने लिखी हुई है। समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई सी टी बाय एल, ठीक है, साइन एन पाई एक्स एल। अब बेटा समेशन ओपन कर दो,
तो समेशन जैसे ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए वन कॉस, ये यू या यू एक्स टी ऐसे रहेगा, ए वन कॉस पाई सी टी बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल, ए टू कॉस टू पाई सी टी बाई एल साइन टू पाई एक्स बाई एल, यहाँ पे थ्री थ्री रखो प्लस ए थ्री कॉस सी पाई टी एल साइन थ्री पाई एक्स प्लस डॉट डॉट ए फोर ए फाइव सब रखते चले जाओ। अब ऊपर से ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव की वैल्यू रख दो, देखो क्या आएगा, u इक्वल टू ए वन की वैल्यू है 3u0/4 और ये चीज सेम वैसे रखो, ये चीज सेम वैसे रखो। a2 की वैल्यू 0 है तो पूरा का टर्म आपका 0 हो जाएगा। a3 की वैल्यू है -u0/4 तो वो रखा और ये पूरा टर्म वही सेम और ये सेम है। a4 की रखो 0, a5 0, सब 0 हो जाएंगे तो बचेंगे कितने टर्म, u इक्वल्स टू 3u0 और ये साइन पाई एक्स बाई एल माइनस u0/4 कॉस 3 पाई सी टी बाई एल साइन 3 पाई बाई एल। यही हमारा देखो u है या इसी को u को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही बेटा हमारा सोल्यूशन है, यही आपको प्रूव करना था या यही आंसर आपको निकालना था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आधारित मैं 3 क्वेश्चंस आपको अभी दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी ये जो u का नाम है, कौन सा नाम है इसका, u का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यू एक्स टी, यू कहो चाहे यू एक्स टी करो। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 5 से 10 मिनट में हम लोग कितनी जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। और ये बेटा देखिए कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो मोस्ट जनरल सोल्यूशन था वेव इक्वेशन का वहां पे पुट कर देते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो चलिए, ये तो हमारा टॉपिक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके हो गए। तो प्लीज हमारे वीकेएम पॉइंट पे बने रहिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लिखा है टाइटली स्टेज स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई is initially at rest in its equilibrium position if set vibrating by giving, देखो वाइब्रेटिंग आया, इसका मतलब वेव इक्वेशन है। इट्स पॉइंट्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डेल वाई बाय डेल टी, मतलब अब आपको जो कंडीशन डेल यू बाय डेल टी की दी गई, हमारा वहां पे जीएक्स दिया गया था टी बराबर 0 पे, लेकिन आपको यहाँ पे ये दिया गया है। इससे क्या होगा, आपको कांस्टेंट कंपेयर हो जाएंगे a1 a2 a3। देखो a1 यहाँ से मिलेगा, a2 मिलेगा नहीं, और यहां से n बराबर 3 है तो a3 मिल जाएगा, a4 a5 नहीं मिलेगा। बस आपको डिस्प्लेसमेंट यू एक्स टी निकालना है। आई थिंक निकाल लोगे आप, लेकिन ये याद रखना है वहां पे x बराबर 0 था हमारे में, ठीक, और x इक्वल टू एल पे निकाल रहे थे बेटा, लेकिन अब यहाँ पे x इक्वल टू एल पे नहीं निकालेंगे, जहां जहां एल है वहां पे x इक्वल टू पाई रखेंगे, ये याद रखना, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम उसी पैटर्न पे, इफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज इनिशियली एट रेस्ट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्ट्रिंग दिया गया बेटा, देखो स्ट्रिंग वर्ड है, स्ट्रिंग वर्ड का मतलब अब कौन सी इक्वेशन है, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का फार्मूला लिखो और सॉल्व करना शुरू कर दो। 3 केस बनेंगे, सेकंड वाला केस हमारा ही वेव इक्वेशन को सुटेबल केस है। मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकालो, जब मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकाल दोगे तो वेलोसिटी कह रहा, वेलोसिटी कहें या ये हमारी इनिशियल कंडीशन रहती है बेटा, डेल यू बाय डेल टी, ठीक। तो ये क्या दी गई वैल्यू, b साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल दिया है एट टाइम t बराबर 0 पे। तो सेम इसको रख के कंपेयर कर दो, y एक्स टी का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, ठीक, ये भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफ्लेक्शन यू एक्स टी ऑफ ए टाइटली स्टेड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग दिया है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मतलब वेव इक्वेशन का क्वेश्चन, ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब है अब आपको x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 1 है बेटा, यल नहीं है 1, क्योंकि यूनिट लेंथ कह रहे हैं तो x इक्वल टू 1 कंडीशन लगेगी। अब आपकी इनिशियली रेस्ट हुड इनिशियल पोजीशन इज गिवन बाय दिस, ये जो वैल्यू आपको दी गई है कुछ और नहीं, u दिया गया है बेटा, u। तो पाई साइन पाई एक्स 1/3 साइन 3 पाई एक्स प्लस 1/5 साइन 5 पाई एक्स ये दिया गया है, ठीक है। और कहां पे दिया गया है, t इक्वल टू 0 पे। तो कंडीशन आपकी क्या हो गई, u बराबर इतना बड़ा सा फंक्शन और t बराबर 0, तो बस रख दो u बराबर उधर रख दो, कंपेयर कर दो। तो यहां पे देखो कौन सा कोएफिशिएंट मिलेगा, a1 की वैल्यू 1 मिलेगी और a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, a2 की वैल्यू 0 मिलेगी क्योंकि टर्म नहीं है,
A3 देखो यहाँ पे sin3 लिखा है, तो A3 की वैल्यू मिलेगी 1/3 और A4 मिलेगा नहीं, तो 0 मिलेगा A4। और A5 क्या मिलेगा बेटा, 1/5 मिलेगा आपको। बस A1 A2 A3 A4 5 की सब वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो सेम उसी तरीके से जो भी मैंने बताया है। एक अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। द वाइब्रेशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज गवर्न्ड बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक, अब यहां पे देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई है, इसको ध्यान से देखो। ये स्ट्रिंग दी गई है तो वेव इक्वेशन है, लेकिन यहां पे 1/c² का तो टर्म है नहीं। इसका मतलब है c² की जगह आपको 1 पुट करके अब चलना पड़ेगा। जब 1/c² नहीं है तो इसका मतलब है c² की वैल्यू 1 पुट करनी है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज पाई, जहां पे हम लोग l लेते थे x = l, अब वहां पे x = l न लेके अब यहां पे हम लोग लेंगे पाई। एंड इंड्स आर फिक्स, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 दी गई है, मतलब del u/del t = 0 दिया गया है। और इनिशियली डिफ्लेक्शन क्या दिया गया है, ये देखो ux 0 लिखा है बेटा। ux 0 का मतलब है, समझना ध्यान से, u की वैल्यू ये पूरी है एट टाइम t = 0 पे। तो 2 sin x प्लस sin 3x दिया है, इसका मतलब a1 कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, a2 की वैल्यू 0 होगी और a3 कांस्टेंट की वैल्यू 3 होगी। और बस समेशन ओपन करके इनके कांस्टेंट निकाल लो और डिफ्लेक्शन uxt निकाल दो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो ये सेम क्वेश्चन जो ये चारों हैं, ये चारों एक ही पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 2 3 और ये चारों सेम पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। और वो पैटर्न बेटा क्या है, ये वाला पैटर्न है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया हुआ है। तो देखिए मेरे एक ही क्वेश्चन से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप करते चले जा रहे हो, तो ये वेव इक्वेशन के क्वेश्चंस हो गए। तो ओके बेटा, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।